बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट टाइम अब आपका चैप्टर नंबर 6 से शुरू किया हुआ था। हाइपर सेंसिटिविटी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, लेंथी चैप्टर है, बार बार बता रहा हूँ ताकि आप इसके ऊपर एक ख़ास तवज्जो दे सकें। तो हाइपर सेंसिटिविटी में लास्ट टाइम हमने जेल्स एंड कूम्स क्लासिफिकेशन शुरू की थी। जेल्स एंड कूम्स में इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह हमारे पास की थी, 4 हिस्सों में इसको क्लासीफाई किया था हाइपर सेंसिटिविटी को। सबसे पहली हाइपर सेंसिटिविटी की किस्म इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, वो हमने पढ़ी। वो किस क्लास की वजह से होती है, अमीनोग्लोबुलिन ई क्लास जो होती है उसकी वजह से होती है, वो हमने उसको पढ़ा। आज हम इसकी सेकंड टाइप जो होगी वो इसको पढ़ेंगे। मैं इसको थोड़ा आराम से लेके चलूँगा ताकि आपको इसकी मुकम्मल समझ आए। तो हमारे पास जो सेकंड टाइप होगी वो हमारे पास होगी एंटीबॉडी डिपेंडेंट और एंटीबॉडी मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। एंटीबॉडी की इसको ज़रूरत होती है, तो ये आप लिखेंगे एंटी बॉडी मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, इसको एंटीबॉडी की ज़रूरत होती है। सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी, यहाँ तक तो आपको समझ हो। आगे की मतलब इसको एंटीबॉडी की ज़रूरत होती है। अब एंटीबॉडी की क्यों ज़रूरत होती है ये भी देखेंगे। इसके अंदर काफ़ी क्रॉनिक किस्म की मतलब ऐसी बीमारियां शामिल हैं इस क्लास के अंदर जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का बायस होती हैं। ये हमारे पास किसकी वजह से होता है, बताया था आपको, अमीनोग्लोबुलिन जी और अमीनोग्लोबुलिन एम दोनों की वजह से हमारे पास ये हाइपर सेंसिटिविटी प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहला जो हमारे पास आएगा कि एंटीबॉडी होती किस तरह है, इसके डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन अगर उर्दू में बताएं तो आपको इसकी डेफिनेशन ये होगी कि हमारा जिस्म जो होता है वो हमारे खुद के सेल के ऊपर मौजूद जो एंटीजन होते हैं ना, जैसे कि आपको पता है रेड ब्लड सेल हमारे जिस्म का है, रेड ब्लड सेल, उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर एंटीजन मौजूद होते हैं। ऐसे ही है ना। कौन से एंटीजन मौजूद होते हैं? एंटीजन ए। अगर किसी का ब्लड ए है, ए पॉजिटिव, तो उसके ऊपर ए एंटीजन मौजूद होगा ना। इसी तरह हमारे जिस्म के ऊपर अगर हमारा ए बी पॉजिटिव है तो हमारे जिस्म के ऊपर ए और बी दोनों प्रोटीन मौजूद होंगे। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ओ है तो हमारे ऊपर ओ जो होगा एंटीजन वो मौजूद होगा। ए को हम इस तरह डिनोट कर लें, बी को हम 3 तकोन से डिनोट कर लें, और ये जो हमारे पास होगा ये एक ज़ीरो शेप की तरह होगा। तो अगर हमारा ये रेड ब्लड सेल है और इसके ऊपर हमारे पास ए ग्रुप मौजूद है, एंटीजन का ए मौजूद है, तो हमारा ब्लड कौन सा होगा? ए होगा। अगर रेड ब्लड सेल के ऊपर ए और बी दोनों मौजूद हैं तो ए बी होगा। अगर अकेला बी मौजूद है तो बी उसका होगा क्या नाम है, ब्लड ग्रुप। और अगर ओ मौजूद होगा तो सिर्फ ओ उसका एंटीजन होगा। ओ भी बल्कि मौजूद नहीं होगा। ये कुछ इस तरह होगा कि हमारे ऊपर जब कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होगी ना, ये देखें, ना ए मौजूद, ना बी मौजूद, ना कुछ भी मौजूद, हमारे सेल के ऊपर कुछ भी नहीं मौजूद। रेड ब्लड सेल खाली है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं मौजूद। ये रेड ब्लड सेल RBC, इसके ऊपर जब कुछ भी नहीं मौजूद तो तब हमारा ये O ब्लड ग्रुप बन जाएगा। ठीक हो गया, रेड ब्लड सेल हमारा पास O ब्लड ग्रुप बन जाएगा। तो ये आपको थोड़ी सी डिटेल दी है कि हमारा ब्लड ग्रुप कैसे होता है। अब मसला पता क्या होगा? होगा यूं कि हमारे जिस्म के ऊपर अगर फ़र्ज करें ना, यहाँ पर मौजूद है जी ए एंटीजन, और हमारे जिस्म ने इसको ख़तरनाक समझ लिया और इसके खिलाफ ही एंटीबॉडी बना दी है। हमारे जिस्म की इम्यूनिटी सिस्टम ने इसके खिलाफ ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर दिया है। जाकर इसको अटैक करो, इसको ख़त्म कर दो। जब वो जाकर इसको ख़त्म कर देगा तो ये हमारे पास क्या होगा? एंटीबॉडी मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। उसको एंटीबॉडी बनने का इंतज़ार था, एंटीबॉडी बनी, उसने ए सेल्स को ख़त्म किया, वो हमारे अपने रेड ब्लड सेल के खिलाफ जंग शुरू कर दिया उसने। इसकी वजह से क्या होगा? फैगोसाइटोसिस होगी या लाइसिस होगी और हमारे रेड ब्लड सेल टूट जाएंगे, रेड ब्लड सेल फटना शुरू हो जाएंगे, कमी हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी। अगर नया ब्लड भी आता है तो वो भी उनके खिलाफ एंटीबॉडी मौजूद है, वो उसको भी ख़त्म कर देगा। तो ये हमारे पास काफ़ी एक कम्प्लेक्स किस्म का और ये काफ़ी एक ख़तरनाक किस्म की बीमारी होती है। तो हम देखते होते हैं कि ये होती किस तरह है। पहले तो आपको ये बात बतानी चाहिए चाह रहा हूँ कि उर्दू में इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि हमारे जिस्म जो है वो खुद के खिलाफ ही हाइपर सेंसिटिविटी प्रोड्यूस एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते। अब वो उस खुद का जिस्म का हिस्सा था ना, उसके खिलाफ ही उसने एंटीबॉडी एक जंग शुरू कर दी, एंटीबॉडी बना के।
तो इस हाइपर सेंसिटिविटी को कहते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। इसके आगे टाइप भी पढ़ेंगे, बीमारियां भी पढ़ेंगी, इसकी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां क्या होती हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि इसकी मसला क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है। सबसे पहले तो आपका क्या होगा कि लाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल, अगर वो इस कंडीशन में ए के खिलाफ एंटीजन ए के खिलाफ एंटीबॉडी आ गई, जी या एम एंटीबॉडी कौन सी, अमीनोग्लोबुलिन जी या एम क्लास की आके उसने उसको ख़राब करना शुरू कर दिया, तो ऐसी इम्यूनिटी या ऐसा जो है अपना कम्प्लेक्सिटी जिसके अंदर हमारा जिस्म हमारे खुद के जिस्म के खिलाफ जंग शुरू कर दे, उसको हम कहते होते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ ये ध्यान में रखिए, मेरे ख्याल में आपके बुक में नहीं है ये। ऑटो इम्यून डिजीज़, आपका जिस्म आपके खुद के खिलाफ जंग शुरू कर चुका है, इस कंडीशन को हम कहेंगे ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़, आपका जिस्म अपने खिलाफ ही जो जंग शुरू कर चुका है उसको ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। जैसे कि रेड ब्लड सेल के टाइप में मैंने आपको समझाया कि वो खुद के खिलाफ ही जंग शुरू की हुई है, तो क्या कहेंगे हम, ऑटो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगी हमारे जिस्म के अंदर, तो वो हमारे पास ये प्रोड्यूस कर रही है। अब इसकी जो टाइप्स होती है वो कौन सी, पहले मैंने बताया कि होता किस तरह है कि या तो वो सेल जिस सेल के ऊपर वो एंटीजन मौजूद है उस पूरे सेल को जिस्म से बाहर निकाल देगा खतरा समझकर, फैगोसाइटोसिस हो जाएगा, या फिर वो जिस्म को वो इस एंटीबॉडी को अगर बाहर नहीं निकाल सकता तो वो उसको लाइसिस कर देगा। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। हाइड्रोलाइसिस जैसे होता है पानी की मौजूदगी में क्या नाम है ब्रेक डाउन, ये लाइसिस होगी खाली एंटीबॉडी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगी हमारे रेड ब्लड सेल की, और हमारे पास अनीमिया हो जाएगा, हमें हीमोलिटिक अनीमिया। हीमोलिटिक अनीमिया मतलब हमारा रेड ब्लड सेल खुद ब खुद टूट रहे हैं, खुद ब खुद तो नहीं, एंटीबॉडी उनको तोड़ रही है। तो अब हम एक हमारे पास होता है इसकी टाइप जो है वो है हमारे पास एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस जी, आपका एरिथ्रोब्लास्टोलिसिस फेटालिसिस, ये आपके जो औरतें प्रेग्नेंट वगैरह होती हैं, वुमेंस वगैरह, तो पता क्या होता है, अब हम आपको ना बताने जा रहे हैं कि इसकी डिजीज़ के बारे में। एक डिजीज़ का नाम है जी RH इनहेरिटेड फैक्टर, या उसको हम कह लें एरिथ्रोब्लास्टोलिसिस फेटालिसिस। इसमें क्या होगा, एरिथ्रोसाइट, आपका नाम आ गया एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल को कहते हैं, तो रेड ब्लड सेल इसमें डैमेज होने वाले हैं, यहाँ तक समझ लिया आप। तो क्या होगा हमारे पास, जब आपका मतलब प्रेगनेंसी होती है तो मदर एंड फादर इनकी वजह से होती है ना, तो फर्ज कर ले जो आपकी मदर है उसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव था, फादर का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव था, तो या इस तरह कर लें आप, हाँ यहाँ पर आ जाए, ये हमारे पास नेगेटिव एंड है और ये हमारे पास पॉजिटिव है। तो जो हमारे पास इनके रिप्रोडक्शन से जो बच्चा हमारे पास प्रोड्यूस हुआ चाइल्ड, उसके पास फर्ज कर लें कि AB पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप, माँ का AB नेगेटिव है और चाइल्ड का AB पॉजिटिव है, दोनों के ब्लड में डिफरेंस है। ठीक हो गया। अब क्या होगा जी, पता है जब फीटस की शक्ल में बच्चा माँ के पेट के अंदर 9th मंथ तक रहता है, 9 मंथ तक रहता है, उस मंथ के दौरान पता क्या होगा, फीटस हम कहते हैं बच्चा जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होता है 9th मंथ के पीरियड के अंदर, तो उसको हम फीटस कहते हैं, चाइल्ड नहीं कहते। फीटस का जो है ना ब्लड ग्रुप आप कह लें AB पॉजिटिव है, जो उसको फादर की तरफ से मिला, मदर की तरफ से नेगेटिव वाला हिस्सा उसमें नहीं आया। ये हो सकता है मदर की तरफ आए, लेकिन इस कंडीशन में हमें पॉजिटिव की ज़रूरत थी ताकि इस डिजीज़ को हम समझ सकें। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर AB पॉजिटिव, ये हमारे पास एंटीजन है, और ये पॉजिटिव का मतलब है इसके अंदर RH फैक्टर मौजूद है। RH फैक्टर, इसके बारे में आप पढ़ोगे इसके अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर, RH फैक्टर होता है ये हमारा। अगर इसके अंदर इसको समझने के लिए यूँ समझ लें कि जिसके अंदर RH फैक्टर मौजूद होता है ना, जिस A और B के ऊपर ये RH मौजूद, H वाला मौजूद होता है ना हिस्सा,
उसको हम कहते हैं ये पॉजिटिव है, इसके पास ये हिस्सा मौजूद है, और जिसके ऊपर नहीं मौजूद होता वो नेगेटिव, इसके ऊपर ये मौजूद नहीं है, ये चीज़ यहाँ पर नहीं है। तो इसके मदर में ये आर्च मौजूद नहीं था, लेकिन अब चाइल्ड को फादर से ये मिल गया। अब क्या होगा, बच्चा अगर आपके पेट के अंदर मौजूद होगा ना, मदर के पेट के अंदर, तो होगा यूँ कि 9th मंथ के पीरियड के दौरान में होगा थोड़ा सा भी अगर ना आपके बच्चे और आपके क्या नाम है जो बच्चा है और मदर के दरमियान में ना एक खाने वाली नाली होती है, जिसके थ्रू बच्चे को सांस भी मिलती है, खाना भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। अब अगर उस सिस्टम में पता क्या होगा, अगर थोड़ा सा ब्लड उस नाली से लीक हो गया ना, ये आपकी नाली आ रही है, ये आपका फीटस है बच्चा, ये मदर है, मदर से ऊपर लगी है, मदर जो खाना खाती है वही तो बच्चे को मिलता है, सांस भी मदर के थ्रू ही हो रही होती है उसको। तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा अगर बच्चे में कोई मसला क्रिएट होगा और ब्लड उसका लीक हो के ना इधर ऊपर चला जाएगा, मदर में, मदर के अंदर चला जाएगा। अब मदर के अंदर ये वाला जो है ना एंटीजन वो मौजूद नहीं है, उसके अंदर नहीं मौजूद। अब इसके अंदर जो ये ब्लड यहाँ पे जा रहा है, इसके अंदर तो मौजूद है वो, जब ये ऊपर चला जाएगा तो इसके अंदर ये वाला जो फैक्टर मौजूद होगा, ए बी ब्लड यानी कि ऊपर चला गया, थोड़ा सा लीकेज हुई किसी तरह से और ऊपर चला गया। अब ऊपर चला गया, मदर के जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसने समझा जी ये नुकसानदेह है, ये हमारा मसला क्रिएट करेगा, उसने इसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार कर दी, देखा कि जाओ जंग शुरू कर दो इसके खिलाफ। कौन कौन सी एंटीबॉडी, अमीनोग्लोबुलिन एम, अमीनोग्लोबुलिन जी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। ये किसने प्रोड्यूस की, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, यूसेनोफिल, वाइट ब्लड सेल, इम्यूनिटी सिस्टम किसी ने भी प्रोड्यूस की, ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्रोड्यूस होगी, हमारा ये मसला हमारा। अब प्रोड्यूस होगी तो मदर के अंदर तो कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जो जिसके ऊपर वो जाकर हमला कर सके, तो वो नीचे आकर फीटस के ऊपर हमला कर देंगे और इसके रेड ब्लड सेल को तोड़ना शुरू कर देंगे। अब फीटस जो बच्चा जिसके पास पहले से ही ब्लड कम है, उसके अंदर मज़ीद ब्लड की कमी हो जाएगी, क्योंकि एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो चुकी हैं, उन्होंने जाकर हमला करना है। तो फीटस के अंदर ये आर एच फैक्टर जो है इनको तबाह करते जाएंगे और इसके अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी। इसी चीज़ को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोलिसिस फेटालिसिस। फेटालिसिस फीटस, एरिथ्रोब्लास्टोलिसिस एरिथ्रोसाइट्स का टूट जाना, रेड ब्लड सेल का फट जाना, तबाह हो जाना, तो वो तबाह हो रहे हैं इसकी वजह से। अच्छा, ये जब हमारे ऊपर जाता है ना तो 2-3 दिन लग जाते हैं इन चीज़ों को बनने में। 2-3 दिन तक तो ये मसला क्रिएट नहीं होता, लेकिन 2-3 दिन के बाद जब मसला क्रिएट होगा तो ये बहुत ज़्यादा हैवी डैमेज क्रिएट करेगा और बच्चा इससे मतलब जो है ना उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो होता है ना वो आपका उठाना पड़ सकता है। तो ये हमारे पास एक ऑटो इम्यून होगी, ऑटो खुद के जिस्म के। अब फीटस जो है वो एक बार तो मदर के अंदर ही मौजूद है ना, उसका खुद का पार्ट है, जिस्म का एक पार्ट है, तो जिस्म का पार्ट है, मदर के जिस्म का पार्ट है, तो वो खुद के जिस्म के खिलाफ ही प्रोड्यूस कर रहा है ना एंटीबॉडी, तो इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून हाइपर सेंसिटिविटी। ऑटो इम्यून खुद के खिलाफ, ऑटो खुद ब खुद ही प्रोड्यूस होगी खुद के खिलाफ। तो इसके अंदर जो होता है हमारे पास ये एक सीवियर डैमेज किस्म होती है, जिसके अंदर जो है अब आपके बच्चे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो होता है वो उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल रेड ब्लड सेल की कमी तक देखने को आई है, रेड ब्लड सेल बिल्कुल ख़त्म भी हो जाते हैं अक्सर चीज़ों में, अगर फौरी तौर पर इसके ऊपर क्या नाम है अमल ना किया जाए, इसको ख़त्म ना किया जाए। तो अच्छा, एक और हमारे पास कंडीशन होती है जिसको MG कहते हैं, माइस्थीनिया इसको कहते हैं हम। इसको हम कहते हैं माइस्थीनिया। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, हमारा जिस्म का जो ढांचा होता है MG, माइस्थीनिया इसको कहते होते हैं हम, माइस्थीनिया ग्रेवियस। इसके अंदर क्या होता है, स्केलेटल, आपका जिस्म का स्केलेटल पार्ट है ना, अपर लिम्ब पार्ट, अनाटमी फिजियोलॉजी में अपर लिम्ब पार्ट, ऊपर वाला हिस्सा आपका अपर लिम्ब जो है वो सारा का सारा कोलैप्स कर जाता है, डैमेज हो जाता है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफॉर्मिटीज़ पैदा हो जाती हैं, मसले क्रिएट हो जाते होते हैं, वो भी इसकी वजह से ही होता है। क्या नाम है, एंटीबॉडी की वजह से होता है। उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, वो आपकी बुक में भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको ये बता दूं
कि आपके जिस्म का जो LGM, IgM और IgE क्लास, IgG क्लास होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी क्लास, वो फिर से इसमें अंदर आती होती है और इसको मसला क्रिएट करती होती हैं। और ये हमारा मसला काफ़ी सीवियर होता है, क्योंकि ऊपर वाला अगर लिम्ब हमारा जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा तो हम थका हुआ महसूस करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इसके साथ डिफॉर्मिटीज़ पैदा हो जाती हैं। तो अक्सर बंदे आपने देखे होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा उनका ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो डैमेजिंग होता है, वो बेचारे खुद का अपना हाथ उठाने तक के काबिल नहीं होते, तो उनके अंदर आप ये कह लें मैस्थेनिया ग्रेविस जो होता है ना वो आपका होता है। ये आपकी सेकंड टाइप भी अब यहाँ पर क्लियर होगी। पहले हमने पढ़ी पहली टाइप इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, उसकी कंडीशंस पढ़ी, फिर हमने एंटीबॉडी मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, उसको एंटीबॉडी की ज़रूरत क्यों होती है, क्या मसला होता है, ये हमने पढ़ा। एंटीबॉडी की क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि इसने अपने एंटीजन के ख़िलाफ़ क्या नाम है क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करनी होती है, अपनी जंग शुरू करनी होती है। तो इस जंग के अंदर जो मसला क्रिएट होगा वो ये खुद ही क्रिएट कर रहा है, हमारा जिस्म खुद ही क्रिएट कर रहा है। इसके अंदर हमने पढ़ा एरेथ्रोब्लास्टोलिसिस फेटालिसिस, वो जो हमारे पास कंडीशन है। इसके बाद हमारे पास अपना दूसरी कंडीशन मैस्थेनिया ग्रेविस, ये हमारे पास कंडीशन आ गई। ये दो बीमारियां आ गई, हमारे पास कंडीशंस आ गई। अब इसके बाद जो हमारी आएगी वो इम्यून कम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी होगी, उसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में लेके चलेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको आराम से लेके चल रहा हूँ। आप इसको बार बार देखें, पूरा समझने की कोशिश करें, बुक से पढ़ें, आप इसको जितना हो सकता है नॉलेज गेन करें, ताकि आपको पेपर जब आपके सामने आए तो आप उसको आधे घंटे का पेपर हो तो आप उसको 20 मिनट से पहले हल करके फिर 10 मिनट आप उसको देखें कि मैंने दोबारा देखें कि क्या मैंने ठीक किया या नहीं किया। मेरा मकसद ये आपको करवाना है। तो इंशाल्लाह कल फिर से मुलाकात होगी आपके थर्ड वन टाइप जो हाइपर सेंसिटिविटी है उसके ऊपर। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम जी।